रेसिपी है, लेकिन आज मैं आपके लिए बैगन की एक अंडररेटेड लेकिन बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी लेकर के आई हूँ, जो हैदराबाद की नहीं बल्कि बंगाल की बहुत फेमस डिश है। लेकिन इंग्रेडिएंट्स वही हैं जो भारत के हर किचन में मिलते हैं, तो इसीलिए आज मैं बना रही हूँ ये बहुत ही टेस्टी, सिंपल और साथ में सेहत के गुणों से भी भरपूर ये बैगन पोस्तो। हो सकता है आप इसे पोस्ते का दाना या खसखस कहते हो इंग्लिश में, जिसे पॉपी सीड्स कहते हैं। बंगाल जाकर वही पोस्तो हो जाता है। इसे आमतौर पर तासीर पे गरम समझकर लोग खाना अवॉइड करते हैं, लेकिन अगर इसे लिमिटेड मात्रा में लिया जाए तो मैं आपको बताऊं कि इसमें कैल्शियम, आयरन, बहुत सारा फाइबर और गुड फैट्स होते हैं, जो डाइजेशन, बोन हेल्थ, यहाँ तक कि हार्ट हेल्थ के लिए भी काफी अच्छे होते हैं। तो आगे आप रेसिपी में देखिएगा कि पोस्तो मैंने बहुत ही लिमिटेड मात्रा में लिया है, लेकिन उतने ही से रेसिपी में बिल्कुल जान आ जाती है। और बैगन की क्या बात करें, मोस्ट अंडररेटेड सब्जी। अगर इसके गुण मैं आपसे बताने लगूं तो आप हैरान रह जाएंगे। बाकी सब बातें छोड़ दीजिए, तो ये वेट मैनेजमेंट के लिए इतना अच्छा है। इसके 100 ग्राम में आपको सिर्फ 20-25 कैलोरीज मिलेंगी और 100 ग्राम भरपूर फुल फिलिंग भी होता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, विटामिन बी की अच्छी खासी रेंज, के, सी, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, इतना सब कुछ तो है, और क्या चाहिए। तो जैसे मैंने काटा है, इतने मोटे मोटे टुकड़ों में बैगन काट लीजिए। इसके ऊपर नमक छिड़किए, हल्दी लगाइए। रेड चिली से कोई प्रॉब्लम ना हो तो इसका पाउडर डालिए, वरना हरी मिर्च भी मोटी मोटी कूट कर डाल सकते हैं। वैसे ऑथेंटिक रेसिपी जो है वो तो लाल मिर्च पाउडर से ही बनती है, लेकिन तोड़ तो हमारे यहाँ हर चीज का मौजूद है। हाँ, तो बैगन के टुकड़ों पर हल्दी, नमक और मिर्च डाल करके हाथों से अच्छी तरह से मिला लीजिए। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो जरा सा हाथ रोककर एक लाइक भी कर दीजिए। स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा, क्योंकि जब आप कोई ट्रेडिशनल रेसिपी फॉलो करते हैं तो फिर उसको स्टेप बाय स्टेप सीखने में ही मजा है। फिर अपने हिसाब से जोड़ घटाना जो करना हो वो बाद में कर लीजिए। एक पैन गरम करिए, उसमें मस्टर्ड ऑयल डालिए, और मस्टर्ड ऑयल भी जब गर्म हो जाए तो ये हल्दी, मिर्च, नमक लगे हुए टुकड़ों को पूरे पैन में अच्छी तरह से फैलाकर खूब अच्छी तरह से फ्राई कर लीजिए। कढ़ाई में भी ये काम हो सकता है, लेकिन पैन फ्लैट बॉटम का होता है तो आप एक बार में काफी सारे बैगन के टुकड़े रखकर फ्राई कर सकते हैं। तो शुरू में फ्लेम हाई रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाद में जब बैगन थोड़े थोड़े सीखने लगे तो फ्लेम को मीडियम कर दीजिए और चारों तरफ से उलट पुलट कर धीरे धीरे बैगन को अच्छी तरह से फ्राई कर लीजिए। अगर ज्यादा हो बैगन तो 2 बैचेस में करना पड़ जाएगा, लेकिन एक ही बार में पैन में बहुत सारे टुकड़े मत भरिएगा, ओवरलैप हो जाएंगे ना तो अच्छी तरह से इसकी भुनाई नहीं हो पाएगी। और जब ये अच्छी तरह से चारों तरफ से लाल लाल सिक जाएं तो इन्हें किसी प्लेट में या बोल में निकाल लीजिए और इसी तरह से सारे बैगन के टुकड़ों को फ्राई कर लीजिए। तो जब तक ये फ्राइंग का काम चल रहा है तब तक हम इसका एक मसाला तैयार कर लेते हैं। इसमें बाकी तो सारे सूखे मसाले ही पड़ेंगे, सिर्फ हमें थोड़े से टमाटर और हरी मिर्च की जरूरत पड़ती है। तो टमाटर को रफली चॉप कर लीजिए। ये जहाँ से स्टेम से कनेक्ट रहता है उस हिस्से को जरूर निकाल दिया करिए। आप कितना भी धो लेंगे लेकिन उसके अंदर जो डस्ट बैठी हुई है उसे आप निकाल नहीं पाएंगे। तो इतना भी क्या सोचना, टमाटर काटते टाइम उसका वो काला वाला पार्ट जरूर निकाल दिया करिए। और हरी मिर्च को ऐसे बीच से स्लिट करके रख लीजिए। अब मिक्सी के एक जार में हम डालेंगे थोड़ा सा पोस्तो, थोड़ी सी पीली वाली सरसों, साथ में काली सरसों, सफेद वाले तिल, आप चाहें तो थोड़े काले तिल भी इसमें मिला सकते हैं, साबुत धनिया और जीरा। इसके बाद आपने जो टमाटर काट कर रखे थे वो सब भी इसी जार में डाल दीजिए। अपने स्वाद के मुताबिक 1 या 2 हरी मिर्ची इसी में तोड़कर डाल दीजिए और सिर्फ 1 या 2 चम्मच पानी डालकर इस मसाले को पीस लीजिए। इस बात का बेहद ध्यान रखिएगा कि पानी 2 चम्मच से तो बिल्कुल भी ज्यादा ना हो, वरना पोस्तो और तिल महीन नहीं होंगे। अब कढ़ाई या पैन को फिर से गर्म करिए, उसमें तेल डालिए। इस रेसिपी के लिए आप मस्टर्ड ऑयल ही लेंगे तभी ज्यादा अच्छा होगा। तेल गर्म हो जाए तो इस पे थोड़ा सा मंगरेल यानी जिसे कलौंजी कहते हैं ना, वो डाल दीजिए, साथ में सूखी लाल मिर्चें, और इन मसालों को थोड़ा सा क्रैकल होने दीजिए। बस इसके बाद जो हमने ये पोस्तो वाला मसाला पीस कर रखा है ये आप इसमें डाल दीजिए और 1-2 चम्मच पानी मिक्सी में डालकर भी सारा मसाला अच्छी तरह से निकाल लीजिए। इस मसाले को हमें बहुत अच्छी तरह से भून लेना है। जो हमेशा किचन में काम करते हैं उनके लिए तो मसाला भूनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन बिगिनर्स के लिए मसाला भूनने की और उसकी पहचान करने की आज मैं आपको एक बहुत सही हैक बताती हूँ। फ्लेम को मीडियम ही रखिएगा और जब आपने मसाला तेल में डाला उस टाइम आपको वो एक गाढ़े गाढ़े बैटर जैसा लगेगा और धीरे धीरे जब भुनने लगेगा तो उसमें दाने पड़ने लगेंगे और तेल अलग होने लगेगा। बस इतनी सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो आपका ये वाला मसाला जब भुन जाए तो आप इसमें फ्राई किए हुए बैगन डाल दीजिए और ऐसी ही और भी अच्छी अच्छी रेसिपी सीखने के लिए मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए।
क्या ही बुरा है। बैगन को मसाले के साथ धीमी आंच पर धीरे धीरे मिक्स करिए। अभी तक आपने बैगन को और मसाले को अलग अलग भूना था, अब इन दोनों को साथ में मिलाकर भूनना है। पानी तो दोनों का ही सूख चुका है, इसलिए आप इसमें थोड़े से कटे हुए टमाटर डाल दीजिए। तो टमाटर से हल्का हल्का पानी रिलीज होता रहेगा और धीमी आंच पर बैगन की और मसालों की साथ में धीरे धीरे भुनाई होती रहेगी। 3-4 मिनट तक इसको धीमी आंच पर ऐसे ही भून लीजिए और फिर से जब आपको लगने लगे कि सारा पानी तो अब सूख रहा है, तब आप इसमें 1 कप के करीब पानी डालिए और पानी के साथ सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करके थोड़ी देर अच्छी तरह से पकने दीजिए। अब हमने पहले से जो हरी मिर्चें स्लिट करके रखी थी वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। अभी डालने से क्या होगा कि हरी मिर्च का अच्छा सा फ्लेवर भी आएगा और ये बिल्कुल क्रंची क्रंची सी सब्जी में अलग पड़ी रहेंगी, गल करके मिक्स नहीं होंगी। एक बार जब इसमें उबाल आ जाए तो फिर फ्लेम को आप मीडियम कर दीजिए। धीरे धीरे ग्रेवी की कंसिस्टेंसी गाढ़ी होती जाएगी। आपको अगर तरी वाली सब्जी पसंद हो तो आप थोड़ा ग्रेवी रहते ही फ्लेम को ऑफ कर दीजिए, और अगर थोड़ा मिक्स की हुई लटपटी टाइप की सब्जी पसंद हो तो पानी को और सूख जाने दीजिए, यानी कि कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। फ्लेम ऑफ करने से 2-3 मिनट पहले आप इसमें थोड़ा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दीजिए और इसे सब्जी में मिक्स करके थोड़ा सा इसको भी पक जाने दीजिए। यहीं पर आप नमक भी टेस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि हमने नमक कच्चे बैगन में ही डाला था, बाद में नहीं डाला है, तो ज्यादा तो नहीं होगा, थोड़ा कम हो सकता है। सब्जी एक बार तैयार हो जाने के बाद आपकी प्लेट में जब आ जाए तब मैं आपको ऊपर से कच्चा नमक डालकर खाने की सलाह बिल्कुल नहीं दूंगी। ये हेल्थ के लिए एकदम भी अच्छा नहीं होता है, इसलिए फ्लेम ऑफ करने से 1-2 मिनट पहले नमक टेस्ट कर लीजिए, कम लगे तो थोड़ा सा अभी से डाल लीजिए। और मेरी बातें अगर जच रही हूँ तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर दीजिए। अच्छी बातें हैं तो सब तक पहुंचनी चाहिए। और अब आप देख सकते हैं कि बैगन पोस्तो की सब्जी अपने बिल्कुल ऑथेंटिक कंसिस्टेंसी पे आ चुकी है। फ्लेम को ऑफ कर दीजिए। वैसे तो इस तीखी, चटपटी और सौंधी सी सब्जी का चावल के साथ बेस्ट कॉम्बिनेशन बनता है, लेकिन फ्यूजन का जमाना है, आप अपनी पसंद के मुताबिक रोटी, पराठा, नान, कुलचे किसी भी चीज के साथ खाइए। एक बार ट्राई जरूर करिएगा और अपना फीडबैक मुझे जरूर बताइएगा। मुझे यकीन है कि ये तीखे, चटपटे, स्वादिष्ट बैगन पोस्तो आपको भी बहुत पसंद आएंगे। मैं अगले वीडियो में फिर आपसे मिलती हूँ। बाय, टेक केयर। आइए आज पोटैटो चीज बॉल्स बनाते हैं। और साथ में जो मैंने ये डिप बनाई है ना, ये तो इतनी टेस्टी है कि दोबारा बनानी पड़ जाती है। साथ ही एक बात और है, जब आप सिंसेरा किचन विजिट कर रहे हैं तो कोई भी रेसिपी हो वो हेल्दी और न्यूट्रिशन से भरी हुई होगी, इस बात की तो पूरी गारंटी है। आप छोटे बच्चों को या अपने घर के बुजुर्गों को किसी को भी खिलाइए, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस रेसिपी में भी मैंने ब्रेड क्रम्स नहीं यूज किए हैं, तो मैदा नहीं है और डीप फ्राई नहीं किया है, इसलिए ऑयल भी बहुत ही कम है। लेकिन जब आप इसको ट्राई करेंगे तो सॉफ्टनेस, क्रिस्प और टेस्ट में कोई भी कमी नहीं मिलेगी। बस पूरा वीडियो बिना स्किप किए हुए ध्यान से देखिएगा और अच्छा लगे तो थोड़ा सा हाथ रुककर एक लाइक भी कर दीजिएगा। तो देर न करते हुए झटपट से 1 कप सूजी लीजिए, मोटी महीन कोई भी ले लीजिएगा, क्योंकि इसे हमें ग्राइंड करना है। ग्राइंड करने से सूजी थोड़ी बारीक हो जाती है ना, तो इसमें थोड़े थोड़े आटे वाले गुड़ भी आ जाते हैं, तो ये बिल्कुल बारीक आटे जैसी नहीं होगी, लेकिन इसमें आटे जैसी बाइंडिंग आ जाएगी। अब आप किसी चौड़ी तली वाले बर्तन में या कढ़ाई में 1.5 कप पानी बॉयल होने के लिए रखिए। इसमें थोड़ा सा नमक डालिए, थोड़ा सा जीरा, बारीक कटी हुई हरी धनिया और साथ में देशी घी भी डाल दीजिए। देशी घी से डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, इसमें गुड फैट होता है। डॉक्टर्स भी आपको किसी भी तेल के बदले देशी घी ही खाने की सलाह देते हैं। अब जैसे ही ये पानी बॉयल होने लगा तो फ्लेम को बिल्कुल लो कर दीजिए, ऑफ मत करिएगा। और इसमें 1 कप मक्के का आटा और ये जो 1 कप सूजी आपने बारीक पीस के रखी थी, दोनों ही चीजें ऐड कर दीजिए और लो फ्लेम पर उबलते हुए पानी में इन चीजों को हलवे की तरह से मिक्स कर लीजिए। और जब मिक्स होते होते थोड़ा सा इकट्ठा होने लगे तो फिर फ्लेम ऑफ कर दीजिए। यहाँ पर सूजी और मक्के के आटे का अमाउंट मिलाकर के 2 कप है और पानी हमने 1.5 कप लिया है। अभी ये सब कुछ मिक्स करके हम ढक करके इसे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रखेंगे और फिर से जब गूंथेंगे तो और पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब तक आटा ठंडा हो रहा है तब तक चलिए हम इसकी एक अच्छी सी टेस्टी सी फिलिंग तैयार करते हैं। ये उबले हुए आलू हैं, इनको मैंने एक मैशर से मैश कर लिया है। थोड़े बहुत चंक्स रह जाएं तो कोई बात नहीं, बिल्कुल ही भरते जैसा मैश मत करिए, क्योंकि फाइनली मैश करके जो आप फिलिंग बनाएंगे तो उसमें एक आलू के पराठे जैसा टच आ जाएगा। इसे थोड़ा मोटा मोटा ही रहने दीजिए। ग्रेट किए हुए गाजर मिलाइए, लहसुन, हरी मिर्च, अदरक, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, सब कुछ इसमें डाल दीजिए, तभी तो बिल्कुल लाजवाब टेस्ट आएगा।
नमक डालिए, काली मिर्च पाउडर डालिए। और इतनी अच्छी अच्छी हेल्दी और न्यूट्रिशनल रेसिपीज देखने के लिए मेरा चैनल तो आप सब्सक्राइब कर ही चुके हैं, नहीं किया तो आप कर लीजिए, क्या ही बुरा है। और इसी बात पर आलू के इस मिक्सचर में चलिए हम थोड़ी सी उबली हुई मटर भी मिला लेते हैं। ये वही घर की छीली हुई फ्रोजन मटर है जिन्हें फ्रीज करने की मैंने बहुत ही आसान टेक्निक आपको बताई थी। इसे फ्रीजर से निकालकर मैंने थोड़ा सा नमक मिलाकर उबाला। अब जब आलू में इसे मिक्स करिएगा तो ध्यान रखिएगा साथ में पानी न जाने पाए। और इस पूरे मिक्सचर में अब आप एक खूब बड़ा सा कटोरा भरकर खूब ढेर सारा ग्रेटेड चीज मिला दीजिए। ये ग्रेटेड मोज़रेला चीज मार्केट में बड़ी आसानी से मिल जाता है, वरना जो चीज क्यूब्स होते हैं उन्हें आप ग्राइंडर की चटनी वाले जार में डालकर पल्स मोड पर चला लीजिए तो भी काम बन जाएगा। हाँ, तो अब फाइनली इन सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स करके ऊपर से 1 चम्मच नींबू का रस भी मिला दीजिए। देखिएगा बीज न जाने पाए, वरना जिस किसी के हिस्से में भी गए हैं वो आपसे शिकायत करने आ जाएगा। सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और आपकी स्टफिंग भी तैयार हो गई। इतनी देर में आटा भी ठंडा हो गया है। इसे हमने ढककर इसलिए रखा था कि गर्म पानी की स्टीम की वजह से ये सॉफ्ट रहेगा, इसमें क्रैक्स नहीं पड़ने पाएंगे। अब इसे हाथ से खूब अच्छी तरह मिक्स करिए, जैसे आटा गूथा जाता है वैसे ही गूथ लीजिए। एक्स्ट्रा पानी की जरूरत वैसे पड़नी तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ टाइट है आटा तो 2-4 चम्मच पानी डाल करके अच्छी तरह से गूथ लीजिए। और ये देखिए सूजी और मक्के का कितना नरम मुलायम आटा गूथ के तैयार हो गया है। तो सबसे पहले आप इसकी एक छोटी छोटी बॉल जैसी लोइयां बना करके रख लीजिए। कोशिश करिएगा कि सबकी साइज बराबर हो। और हाँ, ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि स्टफिंग तैयार हो गई, डो तैयार हो गया तो काम खत्म हो गया। वीडियो छोड़कर मत जाइए, क्योंकि वो बहुत ही टेस्टी वाली डिप बनानी तो बाकी ही है ना अभी। एक बार मैं आपको ये पोटैटो चीज बॉल्स 1-2 बनाकर दिखा दूं, फिर चलिए अपनी वो टेस्टी टेस्टी वाली डिप भी बनाएंगे। तो हाथ में थोड़ा सा घी लगा लीजिए और लोई को हाथों से ही थोड़ा सा पूड़ी जैसा फैलाइए। टूटे फूटेगी तो बिल्कुल चिंता मत करिएगा, बाद में बिल्कुल ठीक हो जाएगी। थोड़ी सी स्टफिंग बीच में रखकर चारों तरफ से बंद करके फिर से इसकी बॉल बना दीजिए। देखिए अच्छे से बन गई है ना, कहीं पर भी कोई क्रैक नहीं है। और अगर हल्का फुल्का हो भी तो आटे को हाथ से ऐसे दबा दीजिए, मिला दीजिए, सही हो जाएगा। इस तरह से एक साथ सारी बॉल्स बनाकर रख लीजिए। और मैंने आपसे कहा था कि मैं इन्हें फ्राई नहीं करूंगी, लेकिन अगर आपका मन ही हो फ्राई करने का तो आप इसे हाथ से ऐसे हल्का सा चपटा कर लीजिए और कढ़ाई में तेल डालकर डीप फ्राई भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे अपने ब्रेकफास्ट के लिए या स्नैकिंग के लिए बना रहे हैं तो फिर हैवी करने से क्या फायदा, इसलिए मैं इसे अप्पम पैन में बनाने जा रही हूँ। सारे मोल्ड्स में थोड़ा थोड़ा देशी घी डाल दीजिए और अभी वो मजेदार सी स्पेशल वाली डिप का प्रिपरेशन देखने के लिए रुके रहिएगा। इस अप्पम पैन के एक एक मोल्ड में एक एक बॉल रख दीजिए, ऊपर से थोड़ा थोड़ा घी और डाल दीजिए। फ्लेम को बिल्कुल ही लो कर दीजिए और ढक्कन से ढककर धीमी धीमी आंच पर इनको सिकने दीजिए। करीब 3-4 मिनट के बाद ढक्कन खोलकर सारी बॉल्स को टर्न कर दीजिए ताकि दूसरे साइड से भी इनकी सिकाई हो जाए। ढक्कन बंद कर दीजिए, धीरे धीरे ये सिकता रहेगा। और आइए अब हम वो वाली चटनी बनाते हैं जिसकी हम शुरू से बात करते आ रहे हैं। तो एक मुट्ठी ताजा पुदीना लीजिए, पुदीने के बराबर ही या उससे थोड़ी सी ज्यादा हरी धनिया ले लीजिए। ये जो मोटा डंठल वाला पार्ट है इसको निकाल दीजिए, क्योंकि ये पिसकर महीन नहीं होगा। अपने टेस्ट के मुताबिक हरी मिर्चें डालिए, थोड़ी सी लहसुन की कलियां डाल दीजिए। और ये भुने हुए बादाम हैं जो कि एक्सीडेंटली इस रेसिपी में डाले गए हैं। एक्चुअली मैं जब भी ये चटनी बनाती हूँ तो इसमें भुनी हुई मूंगफली डालती हूँ, और हमेशा मेरे पास भुनी हुई मूंगफली एक डिब्बे में रखी भी रहती है। आज थी नहीं, तो मूंगफली भूनने में काफी टाइम लगता है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये भुने हुए बादाम डाल दिए हैं। सादा नमक, काला नमक डालकर मैं इसमें अब ये घर की जमाई हुई जो दही होती है, इसमें पानी तो निकल ही आता है, तो वो पानी भी डाल दे रही हूँ। साथ में 4-5 चम्मच दही डाल दूंगी और बस ढक्कन लगाकर इसे पीस लीजिए। मिनटों में आपकी ये बिल्कुल स्वादिष्ट सोंधी सोंधी सी चटनी तैयार हो गई। इसकी कंसिस्टेंसी आप अपनी पसंद के हिसाब से पतली या गाढ़ी कैसी भी रख सकते हैं। अभी तड़का लगाना है इसमें, तब तक इधर चेक कर लेते हैं। हमारे ये पोटैटो चीज बॉल्स सिक करके अच्छी तरह से तैयार हो गए हैं। अंदर चीज पिघली है ना, इसलिए हल्के हल्के से क्रैक भी हो गए हैं। सिकाई तो अच्छी हो गई है, तो चलिए इनको हम एक एक करके निकाल लेते हैं। बीच वाले मोल्ड में आंच ज्यादा लगती है ना, तो वो पहले तैयार हो जाते हैं। अगर साइड वाली बॉल्स ठीक से ना सिकी हो तो अभी उनको पलट वलट के छोड़ दीजिए और बीच वाले में थोड़ा सा और घी डालकर दूसरी बॉल सिकने के लिए रख दीजिए। ये वाली तो बिल्कुल अच्छी लाल लाल सिक गई हैं। अभी काफी गर्म है, बहुत ही अच्छी सोंधी सोंधी खुशबू आ रही है। चलिए एक बॉल हम तोड़ के भी देख लेते हैं।
चीज पिघलकर आलू और मटर के साथ मिक्स हो गई है। खाने में बहुत ही मजा आने वाला है। इतनी आसान रेसिपी है, आप आज ही ट्राई करिए। ये हम चटनी का तड़का तैयार कर रहे हैं। आपने मेरे वीडियोस में पहले भी देखा होगा कि मैं तड़का पैन में करी पत्ता, लाल मिर्च और राई पहले से ही डालकर बाद में फ्लेम ऑन करती हूँ और उसके भी बाद में घी डालती हूँ। ऐसा इसलिए कि जब घी पहले से ही गर्म हो जाता है और उसमें राई और धुले हुए करी पत्ते डालिए तो जब वो चटकते हैं तो बहुत ज्यादा उड़ते हैं, हाथ पर मुंह पर गरम गरम छींटे भी पड़ते हैं और आपका किचन भी बहुत गंदा हो जाता है। इसलिए मैं सब कुछ डालने के बाद से घी बाद में गरम करती हूँ। काम वही होता है लेकिन मुश्किल बच जाती है। तो अब हमने चटनी में तड़का भी लगा दिया। देखने में ही इतना टेम्पटिंग लग रहा है तो खाने में कितना मजेदार होगा आप सोच सकते हैं। तो ये बिल्कुल नए तरह की पोटैटो चीज बॉल्स और अलग तरह की एक्सीडेंटल चटनी, आप भी ट्राई करिए और कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक अच्छा सा हेल्दी सा और टेस्टी वीडियो लेकर हम फिर मिलेंगे। बाय, टेक केयर। मेरे घर में सबको ब्रेड भी बहुत पसंद है, चीज टोस्ट भी बहुत पसंद है और मुझे मार्केट की ब्रेड घर में लाना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इसीलिए अक्सर घर में ही मैं अलग अलग फ्लेवर की ब्रेड बना बना के ट्राई करती रहती हूँ। पहली बार थोड़ा डर लगा था लेकिन ब्रेड बनी बड़ी परफेक्ट थी। अच्छा, इसके लिए अलग से किसी ओवन वगैरह की जरूरत भी नहीं पड़ती है। आप माइक्रोवेव में भी बना सकते हैं और माइक्रोवेव यूज ना करना हो तो सिंपली कढ़ाई या कुकर में भी बहुत आराम से बन जाती है। और आज की ब्रेड में तो आटा, मैदा, सूजी कुछ भी नहीं है। आप बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो अगर ध्यान से देखिए तो आपको पता चलेगा कि ये हाई प्रोटीन और इतनी हेल्दी और न्यूट्रिशियस ब्रेड मैं मसूर की दाल से बनाने जा रही हूँ। तो मसूर की दाल तो मैंने रात में भिगो दी थी। अब ग्राइंडर में डालकर इसका बारीक पेस्ट बनाना है। साथ में मैं थोड़े से भिगोए हुए साबुत मूंग भी डाल रही हूँ। हाँ भाई, जब कार्ब्स और फैट कम कर रहे हैं तो कम से कम प्रोटीन की मात्रा तो ज्यादा रहे। और यहाँ साइड में मैंने ईसबगोल की भूसी और दही रखी हुई है, वो भी मैंने इसी जार में डाल दिया है। कैमरा ऑन करना भूल गई, आप कैप्शन में अमाउंट देख लीजिएगा। इसी के साथ मैंने इसमें काला नमक, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और थोड़ा सा नींबू का रस भी डाल दिया है। बस अब इसमें पानी वानी कुछ नहीं डालना है और इन सारी चीजों को एक ही साथ ग्राइंडर में डालकर बारीक पेस्ट बना लेना है। तो आपको अगर दाल से बनी हुई ब्रेड का आइडिया अच्छा लग रहा हो तो जरा हाथ रोककर वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और ऐसी ही एक्साइटिंग इंटरेस्टिंग रेसिपीज और देखनी हो तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्या ही बुरा है। और यहाँ पर देखिए, पानी बिल्कुल भी नहीं डालना पड़ा और सारी चीजें एक साथ अच्छी तरह से फाइनली पिस भी गई हैं। इस पूरे मिक्सचर को हम किसी बड़े बोल में निकाल लेंगे क्योंकि अभी इसमें और बहुत सारी चीजें मिक्स करनी है ना। कंसिस्टेंसी आप देख लीजिए, जैसी वीडियो में दिख रही है बिल्कुल इसी तरह से होनी चाहिए। तो चलिए अब हम इसमें फ्लेवर्स ऐड करते हैं। थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डालिए क्योंकि ये ब्रेड जो हम बनाने जा रहे हैं ना, ये अपने आप में ही इतनी ज्यादा फ्लेवरफुल होगी कि आपको इसमें अलग से कुछ सीजनिंग या टॉपिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दीजिए, जितना आपको पसंद हो उतना खूब सारा कटा हुआ लहसुन डालिए। और ये मैंने अपनी बालकनी में इटालियन बेसिल लगा रखा है तो इसकी भी ताजी पत्तियां तोड़कर काट कर डाल दे रही हूँ। वैसे ये कोई रेसिपी का पार्ट नहीं है, आपके पास नहीं हो तो आप ना भी डालें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपनी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की जरूरत पूरी करने के लिए हम इसमें फ्लैक्स सीड, पंपकिन सीड्स, तिल, सनफ्लावर सीड्स, ये सब भी थोड़ा थोड़ा डालकर सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और बस अब करना ही क्या है, एक ग्रीस किए हुए ब्रेड के मोल्ड में ये पूरा बैटर डालकर अच्छी तरह से फैला दीजिए और इस स्पैचुला की मदद से सतह बिल्कुल बराबर कर दीजिएगा। ये कोई आटा नहीं है ना कि अपने आप शेप ले लेगा, ये तो दाल है। दाल तो हीट लगते ही जहाँ पर है वहीं पर सेट होना शुरू हो जाती है, इसलिए आप सरफेस को बराबर कर दीजिए। ऊपर से फिर से थोड़े से तिल, फ्लैक्स सीड्स, पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, जो भी आपका मन करे सब बराबर से चारों तरफ डाल दीजिए और 180 डिग्री पर 3 मिनट के लिए प्री हीट किए हुए या तो माइक्रोवेव ओवन में 25 मिनट तक के लिए बेक कर लीजिए। और या तो किसी बड़ी सी कढ़ाई या बड़े पेंदी वाले कुकर में नीचे एक स्टैंड रखकर पहले हाई फ्लेम पर 2-3 मिनट के लिए प्री हीट कर लीजिए और फिर स्टैंड के ऊपर ये मोल्ड रखकर किसी ऐसी बड़ी सी थाली या ढक्कन से ढकिए कि बराबर से ढक जाए और 30-35 मिनट के लिए बेक कर लीजिए। यहाँ तो माइक्रोवेव में 25 मिनट हो चुके हैं और मैं चेक भी कर लेती हूँ तो देखिए चाकू बिल्कुल साफ निकल आया है। और अब मैं आपको बता दूं कि मार्केट की ब्रेड ना खाकर जब आप ये वाली ब्रेड खाएंगे तो आपको इससे क्या क्या मिलेगा।
पहले तो इसे ओवन से निकालकर वायर रैक पर थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़िए। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि क्या मिलेगा। मसूर दाल और मूंग दाल में तो बाकी और दालों से बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है, इसलिए हाई प्रोटीन होने के साथ साथ इस ब्रेड में बहुत सारा फाइबर, ओमेगा 3 और मोनो अनसैचुरेटेड जैसे बहुत सारे गुड फैट्स, थोड़ा प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट्स और जो हमने इसबगोल की भूसी इसमें डाली है उससे हार्ट हेल्थ और डाइजेस्टिव हेल्थ इंप्रूव होगी, ब्लड शुगर मेंटेन रहेगा। साथ ही इसबगोल की भूसी आपको बहुत देर तक हाइड्रेट भी रखती है। हाँ, तो इस गरम गरम दाल की ब्रेड में ऊपर से थोड़ा सा बटर लगा दीजिए और एक साफ सूती कपड़े से इसको ढक कर थोड़ी देर के लिए ठंडा होने दीजिए। 15-20 मिनट में इसने बटर को एब्जॉर्ब भी कर लिया है और ये अच्छी तरह से ठंडी हो गई है। चलिए इसे काट कर देखते हैं। आप जब भी ब्रेड या केक वगैरह बनाएं तो कभी भी गरम में मत काटिएगा, वरना ये बिखरने लगता है। थोड़ा सा ठंडा होने का इंतजार कर लीजिए। फिलहाल तो इसे अनमोल्ड करते हैं। चाकू के ब्लंट वाले हिस्से से इसे मोल्ड से थोड़ा सा स्क्रैप करिए और किसी सरफेस पर मोल्ड को उल्टा करके हाथों से हल्का सा पैट करिए। बस बड़े आराम से ये ब्रेड निकल आएगी। बाकी तो आप देख ही रहे हैं कितनी ज्यादा स्पंजी है, कितनी हल्की है, सॉफ्ट है और खैर जो खुशबू आ रही है वो तो आप जब खुद बनाएंगे तभी आप फील कर पाएंगे। मैं आपको नहीं बता सकती, बस इतना बता सकती हूँ कि आज ही आप इसको ट्राई जरूर करिएगा और अपना फीडबैक भी मेरे साथ शेयर जरूर करिएगा। देखिए मैं आपको इसका एक पीस काट कर दिखा रही हूँ, कितना स्पंजी, लाइट और बिल्कुल परफेक्ट बना है। इसमें फ्लेवर्स तो हमने बहुत सारे डाले हैं, मैंने आपसे कहा भी था कि ये ब्रेड खुद ही इतनी टेस्टी बनेगी कि हमें अलग से इसमें कोई टॉपिंग या कोई सीजनिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मेरा मन नहीं माना। आप देख ही रहे हैं कि मैंने इस बीच में थोड़ी सी तैयारी करके रखी हुई है और मैं इसी दाल वाली ब्रेड से अब आपको चीज टोस्ट बनाकर दिखाती हूँ। करना कुछ भी नहीं है, ये पूरी की पूरी ब्रेड ले लीजिए और ये उबले हुए आलू और मटर से प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, टमाटर डालकर एक बड़ा बेसिक सा स्टफिंग वाला मिक्सचर तैयार कर लीजिए। हाँ, नमक, मिर्च, जीरा, मिर्चा वगैरह डाल लीजिएगा। ये स्टफिंग इस ब्रेड पर पूरी तरह से फैला दीजिए, बिल्कुल कॉर्नर कॉर्नर तक फैलाइएगा। अब इसके ऊपर खीरे और टमाटर की स्लाइसेस को सजा दीजिए। आप एक के ऊपर एक कितना भी ज्यादा खीरे और टमाटर की स्लाइसेस लगा दीजिए। अभी हम इसको ऐसे पैक करेंगे कि ये बिल्कुल गिरेगा नहीं। अगर आपको कच्चे प्याज का टेस्ट अच्छा लगता हो तो आप इसके ऊपर प्याज की स्लाइसेस भी लगा सकते हैं। थोड़ा सा नमक और काली मिर्च का पाउडर भी स्प्रिंकल कर दीजिए और ये जितनी भी सब्जियों की स्लाइसेस आपने लगाई हैं इनको ग्रेटेड चीज से अच्छी तरह से कवर कर दीजिए। और बस अब कुछ भी नहीं करना है। इस प्लेट को उठाइए और माइक्रोवेव की नॉर्मल सेटिंग में 2.5 से 3 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर दीजिए। बस माइक्रोवेव नहीं यूज करना चाहते तो इस ब्रेड को उठा के तवे पर रख दीजिए, किसी ढक्कन से बराबर से ढक दीजिए और लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए धीरे धीरे सिक जाने दीजिए। आंच लगने से चीज जब पिघलेगी तो ये सब्जियों की सारी स्लाइसेस को ब्रेड के ऊपर इस तरह से पैक कर देगी कि सब कुछ अपनी जगह पर फिक्स रहेगा, बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि आराम से सब्जियां लगाइए, गिरेगी नहीं। और अब तो आप देख ही रहे हैं चीज पिघल गई और पिघल करके इसने सब्जियों के ऊपर फैलकर ब्रेड के साथ इन्हें अच्छी तरह से सेट कर दिया है। तो अब इसको हम काट कर इसकी स्लाइसेस बना लेंगे और फटाफट सबके साथ बैठकर खा भी लेंगे। मैं आपको एक स्लाइस काट कर दिखाती हूँ, कितनी आसानी से कट जा रही है, कोई झंझट नहीं, कोई मेस नहीं। देखने से ही इतनी टेम्पटिंग लग रही है और खाने में भी बेहद टेस्टी है, बेहद हेल्दी है। मैं आपको क्यों ही बताऊं, आप खुद बनाइए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कैसी लगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर दीजिए। मैं और भी अच्छी सी एक रेसिपी लेकर आपसे फिर मिलती हूँ। अपना और अपने अपनों की हेल्थ का बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। बाय, टेक केयर।